नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्जाम पोर्टल में। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ा था। तो आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। देखिए, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पढ़ना है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, सिर्फ एग्जाम्पल ही हमारे काम का लायक है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है। और धायु कोई भी वस्तु अगर अपने जितने साल में मतलब या जितने समय में अपने जो उसका शुरू में परिमाण होता है उसका 1/2 हो जाती है, तो इसके ये जो टाइम लगा आधा होने में उसी को कहता है हाफ लाइफ पीरियड। इसको पढ़ लीजिएगा। वर्ग विस्थापन नियम ये थोड़ा सा पढ़िएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रकाश की कण प्रकृति, देखिए आइंस्टाइन बताया थे ना कि प्रकाश जो होता है वो एक फोटान जो होता है, एक कण उन्होंने कल्पना किया, एक कण का ये पैकेट ऑफ फोटान्स है, मतलब बंडल ऑफ फोटान्स, मतलब ये छोटे छोटे कण मिलकर प्रकाश के, और इन्हीं से प्रकाश बनता है और ये प्रभावित होते हैं। ठीक है। और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रकाश की कण प्रवृत्ति का उन्होंने थ्योरी दिया था, तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक है। और देखिए, इसमें द्रव्यमान अवगुण ये नहीं पढ़ना है। मास डिफेक्ट, अर्धचालक पढ़ लेना है। अर्धचालक अभी हम लोग उधर ने पढ़ा था। सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल, कंप्यूटर वगैरह का बोर्ड वगैरह बनाने में, या बहुत सारी चीज़ बहुत जगह यूज होता है। उपग्रह वगैरह बनाने में भी यूज होता है, तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। ये वाला सिर्फ अर्धचालक का परिभाषा पढ़ना है, ये नया अर्धचालक अर्धचालक इसमें कुछ नहीं, सिर्फ इसको आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें कौन सा मिलाया जाता है और इसमें कौन सा मिलाया जाता है। ठीक, बस ये वाला कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है। ये भी एन टाइप पी टाइप इस भी कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखिए, ट्रांजिस्टर ये भी नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए, दशमलव पद्धति ये तो आप लोग जानते हैं, बाइनरी से दशमलव ये बनाने के लिए, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये मैथ वगैरह में भी पढ़े हैं, तो ये कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। मतलब किसी भी संख्या को बाइनरी 0101 में कैसे बदलते हैं, ये कंप्यूटर में यूज़ होता है 0101। हमको पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो दो ही संख्या रीड करता है, एक 0 या तो 1। तो किसी भी कोई भी हम लोग जब कंप्यूटर में चीज़ डालते हैं तो वो उसको 0101 में कन्वर्ट करता है। तो यही 0 बाइनरी है, तो इसको अब पढ़िएगा आपकी दशमलव से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखिए, नाभिकीय ऊर्जा ये इम्पोर्टेंट चैप्टर का है। पहला नंबर अनुक्रमांक याद रखना है कि इसका परिभाषा की एटॉमिक नंबर का परिभाषा क्या है, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, इसका भी परिभाषा याद कर लीजिएगा। ये तो मैंने इसका वो बनाया था, जैसे AP बनाया था क्या कि अगर P मतलब परमाणु, A से एटॉमिक नंबर, तो मतलब परमाणुओं की संख्या, P मतलब प्रोटॉनों की संख्या हो गया, तो वो एटॉमिक नंबर हो गया। और अगर MnP है तो मतलब मास नंबर, M से हो गया मास, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या होगी तो ये द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। तो ये मैंने ट्रिक बनाया था, मैं भूल जाता था इसलिए। देखिए, आइसोटेप समस्थानिक याद रखिएगा, संभारिक याद रखिएगा। समस्थानिक मतलब क्या, अस्थानिक मतलब संख्या, तो जिसके परमाणु संख्या समान होगी तो आइसोटोप। और भारिक मतलब भार, तो जो परमाणु भार समान होंगे, मतलब द्रव्यमान समान होंगे, द्रव्यमान संख्या समान होगी तो उसको आइसोभार कहा जाता है। आइसोटोन क्या होता है, इसको भी पढ़िएगा, कुछ नहीं है। अगर जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, इनका अंतर बराबर रहना चाहिए। ठीक है। जैसे 3 और 4, 1 और 2, मतलब ये दोनों मतलब परमाणु, अगर परमाणु संख्या का अंतर बराबर होगा तो उसको आइसोटोन बोलेंगे। जैसे देखिए, समान न्यूट्रॉन वाले संख्या वाले को न्यूक्लियाइड या आइसोटोन कहते हैं। मतलब देखिए, इसको अगर आप घटाते हैं 8 में से 7 घटाइए 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाइए 1 बचेगा। ये जो अंतर होगा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इनको समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। ठीक है। नाभिकीय विखंडन, हम लोग जानते हैं कि जब कोई भारी नाभिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसको हम लोग नाभिकीय विखंडन करते हैं। एक बड़ा नाभिक है, छोटा छोटा में टूट गया तो इसको नाभिकीय विखंडन। और लेकिन जब जो को छोटा छोटा 3 को छोटा छोटा नाभिक मिल के एक बड़ा नाभिक बन गया तो इनको संलयन, मतलब क्या, विखंडन मतलब बड़ा चीज़ टूट के छोटा बन रहा है, और संलयन मतलब छोटा चीज़ जुड़ के बड़ा बन रहा है। मतलब संलयन मतलब मिलना होता है, मिलना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो ऊर्जा का संकट है वो इसी से दूर किया जा सकता है, नाभिकीय रिएक्टर वगैरह से, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चूँकि पॉल्यूशन फ्री है तो ज़्यादा कारगर भी है। देखिए, मंदक के रूप में भारी जल ग्रेफाइट होता है, नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरान। ठीक है। अब देखिए, होता क्या है, मान लीजिए परमाणु भट्टी है। ठीक है। जब इसमें अभिक्रिया कराया जाएगा, यूरेनियम को जब तोड़ा जाएगा तो क्या होगा कि इसमें बहुत सारा न्यूट्रॉन निकलेगा, बहुत सारा न्यूट्रॉन निकलेगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक छड़ हम लोग डाल देते हैं। ठीक,
वो क्या करता है कि ये छड़ क्या करेगा, कैडमियम रहेगा या बोरान रहेगा, तो ये क्या करेगा कि कुछ को अवशोषित कर लेगा, ठीक। और जैसे मान लीजिए 3 निकला तो एक को छोड़ के बाकी 2 को अवशोषित कर लिया, क्योंकि अगर नहीं अवशोषित करेगा तो चैन रिएक्शन हो जाएगा और ये न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, एक बच गया। अब एक को आगे, ये न्यूट्रॉन का स्पीड इतना ज़्यादा होता है ना, इसको कम करने के लिए ना मंदक का यूज किया जाता है, ठीक। ये मंदक क्या करेगा कि इसको स्पीड को थोड़ा स्लो कर देगा। स्लो जब करेगा तब जाके ये वाला जो है आगे जाके फिर से अभिक्रिया में भाग लेगा और फिर ये एक न्यूट्रॉन दूसरे परमाणु से जाके टकराएगा और फिर उसमें से न्यूट्रॉन उसको तोड़ेगा, फिर न्यूट्रॉन उत्पन्न होगा। तो फिर यही मतलब सीरीज चलते रहता है। तो यही है मंदक क्या यूज किया जाता है, न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करने के लिए। नियंत्रक यूज किया जाता है जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं उनको अवशोषित करने के लिए, ठीक है। इसको पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो ये वाला पढ़ लीजिएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है। देखिए, परमाणु बम विखंडन पे काम करता है, हाइड्रोजन बम जो होता है वो संलयन पर काम करता है। ये भी याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर किस पे काम करता है, विखंडन पे काम करता है। विखंडन पे भी काम करता है, संलयन पे भी काम करता है। तो दोनों टाइप के रिएक्टर होते हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी जो हम लोग परमाणु से रिएक्टर यूज करते हैं वो विखंडन पे ही यूज होता है, ठीक है। क्रांतिक विखंडन, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सौर ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पृथ्वी के पर्यावरण को बचाए रखने के लिए सौर ऊर्जा का आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग भी हो रहा है और एक सौर अलायंस भी बना है, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़िएगा। देखिए, ऊर्जा में नवीकरणीय स्रोत, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये सब मतलब कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं, हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि जो ऐसी ऊर्जा जो ख़त्म हो जाएगी तो उसको अनवीकरणीय कहते हैं, जो जिसका पुनर्भरण प्रकृति कर देती है उसको नवीकरणीय कहा जाता है। श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन, वही मैं बता रहा था कि अगर 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए, फिर आगे जाके ये 3 को परमाणु को तोड़ेंगे तो फिर ये 3 इसमें से 3 निकलेंगे, तो बहुत सारा सीरीज में मतलब अभिक्रिया जो है वो स्वतः ही चलती रहेगी। और एक अचानक से अभिक्रिया जो है ना, मतलब सोचिए 3 मिला, ये 3 न्यूट्रॉन था, एक परमाणु था तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकला, ठीक। 3 न्यूट्रॉन फिर 3 परमाणु को तोड़ेगा तो फिर इससे 3 निकलेंगे, फिर इससे भी 3 निकले, तो अब ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी। तो इसी को कहा जाता है श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। श्रृंखला अभिक्रिया को जब नियंत्रित कर लिया जाता है तो किस में नियंत्रित किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। ऊर्जा संकट को कैसे निवारण हम लोग कर सकते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता क्या है, देखिए कोई पदार्थ है जैसे यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, तो इससे क्या होता है कि एक रेडिएशन निकलते रहता है, अल्फा बीटा गामा किरण निकलते रहता है और इसका क्षय होते रहता है, उसी को रेडिएशन कहा जाता है। और इसका प्रभाव बहुत खतरनाक भी होता है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा रेडिएशन किसी पे लगे तो उसका जो डीएनए का जो संरचना है उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाएगा और हो सकता है आदमी को कैंसर वगैरह या कोई और भी बीमारी हो जाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। और ये वाला थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। देखिए, मैंने जो टिक लगाया है वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो आपको नहीं याद है उसको भी, जो मैंने टिक लगाया वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, और कुछ और भी है जो अगर आप याद कर सकते हैं उसको याद करिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, मैंने टिक लगाया है, इसमें ये सब सारा याद रखना है, ठीक है। और इसमें भी पूरा सारा अब ये याद करने वाला ही है, इसमें कुछ और है नहीं, ठीक है। यंत्र का आविष्कारक, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। यंत्र का आविष्कारक तो अभी कभी नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है कभी पूछ दे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये वाला जो आविष्कारक हैं, जो खोज और आविष्कार मतलब कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, और हो सकता है जैसे कभी कभी पूछ देता है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी भौतिकी में जो योगदान है उनको मतलब कौन से देश के थे। एक बार तो पूछा था ग्रुप डी में कि ये वैज्ञानिक किस देश से संबंधित है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन दरोगा में नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नॉर्मली जैसे ज़्यादातर जो थे यूरोपियन ही थे, तो उतना थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा ढूंढने में। देखिए, हाँ, भारत वाले जो भी हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत, चूँकि हम लोग इंडिया में हैं और इंडिया के वैज्ञानिकों को जानना भी हमारा मतलब एक तरीके से उत्तरदायित्व या फर्ज बनता है कि हम लोग उनके कार्य को जानें, तो उसको थोड़ा सा पढ़िए आप लोग। हाँ, ये वाला हेलीपुंज तारा कितने ज़्यादा दिखाई पड़ता है, तो इसको लिख लीजिएगा कि लास्ट टाइम कितने में दिखा था और फिर उसमें 76 बस जोड़ के नेक्स्ट कब दिखाई देगा, ठीक है। वो लिख लीजिएगा। ये भी सब पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। सारे जो हम लोग अभी तक चैप्टर पढ़े हैं उसमें से हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि अंतरिक्ष का आकाश काला दिखाई पड़ता है, तारों का रंग उनके तापमान का होता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप समझिए, वन लाइनर है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा।
और आज फिजिक्स समाप्त हो गया, कल से हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, देखते हैं अगर नहीं होगा तो केमिस्ट्री शुरू किया जाएगा या तो बायोलॉजी शुरू किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।